So we'll start with anemias, ठीक है। तो एनीमियास में याद रखना कि वैसे मैंने नोट्स बना दिए हैं साथ, ठीक है, सारों के ऑलमोस्ट सबके मैंने बना लिए हैं। मैंने स्टिल ओपन पेसोमा में भी साथ ही उसमें अच्छा लिखा हुआ था। अब इसको ना हम 3 में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ नोट्स देख लेते हैं। अब देखो माइक्रोसिटिक में याद रखना कि हमारे पास जो MCV वैल्यू है ना वो लेस देन 80 होगी, जो कि नॉर्मोसिटिक में 80 से 100 होगी और माइक्रोसिटिक में 80 से ज़्यादा होगी, ठीक है। माइक्रोसिटिक की कुछ कॉजेज़ हैं, उनको इस तरह याद रख लेना। मैंने इसको टेल से याद किया हुआ, ठीक है, TAILS, ठीक है। T से थैलेसीमिया, A से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, I से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, L से लेड पॉइजनिंग और S से सिरोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो TAILS, ठीक है। तो ये इस तरह याद रखना कि ये सारे हमारे पास माइक्रोसिटिक की कॉजेज़ हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है ना, उसमें बस ये बात, इसमें सिर्फ हेप्सिडिन का नाम याद रखना, ठीक है। हेप्सिडिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। देखिए हेप्सिडिन करता है क्या है, oh my God, हेप्सिडिन करता है क्या है कि बेसिकली हमारे पास एक तो ये इन्फ्लेमेशन में रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। जब ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी ना, हेप्सिडिन ज़्यादा रिलीज़ होगा। हेप्सिडिन करता है क्या है कि हमारे पास आयरन को जो एंटेरोसाइट्स वगैरह से जहाँ से रिलीज़ होना होता है ना, इसने उसमें इसको सॉरी उसमें हाँ इसमें इसको स्टोर रखता है, ठीक है। तो आयरन को बाहर ब्लड स्ट्रीम में आने नहीं देता, ठीक है। तो उसको सेल के अंदर स्टोर रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेरेटिन लेवल्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि स्टोरेज फॉर्म ज़्यादा हो रही है, मगर सीरम आयरन डिक्रीज़ हो रहा होता है। और जब हमारे पास सीरम आयरन डिक्रीज़ हो रहा है, फेरेटिन इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि TIBC जो है, TIBC इज़ बेसिकली द बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो भी डिक्रीज़ हो रही है। परसेंटेज सैचुरेशन भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। TIBC डिक्रीज़ हो रहा है या TIBC डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हमारे पास सीरम आयरन भी डिक्रीज़ हो रहा है और परसेंटेज सैचुरेशन भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली TIBC बाइंडिंग साइट पे भी उसको कर रहा होता है और साथ में उसको भी बंद कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हेप्सिडिन सेक्वेस्टर्स आयरन स्टोरेज इन साइट पर लिमिटिंग आयरन ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रोफेजेस टू एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स, ठीक है। और साथ में बाय सप्रेसिंग एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो एक तो हमारे पास वो हो भी नहीं रहा, RBC की वजह से आयरन वहाँ से निकल भी नहीं रहा, और दूसरा हमारे पास आयरन ट्रांसफ़र को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते हैं, एनीमिया होता है बेसिकली हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स, क्योंकि हमारे उसको पहले डिजीज चल रही होगी और साथ हमारे पास एनीमिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। तो बस ये इसकी वैल्यूज आते हैं कि सीरम आयरन भी डिक्रीज़ हो रहा है, फेरेटिन TIBC सैचुरेशन सब डिक्रीज़ हो रही है और ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को हम एंड पे डिस्कस करेंगे, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वेरी कॉमन, ठीक है। एक तो हमारे पास डिफरेंट कॉजेज होते हैं। तो इनटेक कम है, ठीक है। इनटेक कम है जैसे कि हमारे पास अगर ब्रेस्ट फीडिंग में है तो ब्रेस्ट फीडिंग में आयरन कॉन्टेंट कम होता है, ठीक है। वैसे मैल न्यूट्रिशन में तब होता है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, जैसे कोई ये पेल्विक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मेल्स में सबसे कॉमन होती है, फीमेल्स में हेमेनोरेजिया सबसे कॉमन होती है, ठीक है। वेरिसेल ब्लीडिंग हो सकती है, मैग्नेसी, कोलोन कैंसर इन एडल्ट मेल्स, ठीक है। तब हमारे पास ये बहुत कॉमन कॉज है, ठीक है। अगर आईडी के साथ प्रेजेंट करें एडल्ट मेल है तो कोलोन कैंसर सोचेंगे, ठीक है। वर्म इन्फेस्टेशन है, हुक्वार्म इन्फेस्टेशन हो सकती है इसमें, ठीक है। और ये ज़्यादा हमारे पास डेवलपिंग वर्ल्ड में होती है। डेवलप्ड वर्ल्ड में ज़्यादा हमारे पास कोलोन कैंसर होता है, डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा हमारे पास हुक्वार्म इन्फेस्टेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स हैं। एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स में सीलियक डिजीज़ आ जाती है, IBD आ जाती है, एकलरीडिया आ जाता है। एकलरीडिया बेसिकली हमारे पास HCl जो होता है ना, वो हमारे पास हेल्प कर रहा होता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द इंटेस्टाइन्स। तो हमारे पास जब HCl कम होगा तो फिर हमारे पास बेसिकली एकलरीडिया, इसके हमारे पास HCl बन ही नहीं रहा स्टमक में, ठीक है। ये गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, तो अगर हमारे पास गैस्ट्रिन से HCl रिलीज़ होने वहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रिक सर्जरी हो गई, कोई गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, गैस्ट्रेक्टमी हो गई है, पेट ही निकाल दिया, तो फिर तब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर और वो सारा कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे आयरन सॉरी इंट्रिंसिक फैक्टर कही हूँ, हमारे पास वो क्या कहते हैं वो नहीं होगा, HCl रिलीज़ हो गया। HCl बेसिकली हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं इन द इंटेस्टाइन्स, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर में आएगा, ठीक है। डिमांड ज़्यादा जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या एज के साथ, ठीक है। साइन सिम्टम सेकंड पैलर होगा, पीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिनिक, ठीक है। ये तो याद रखना कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सब बहुत ज़्यादा होते हैं, पीका होता है और साथ में कोरोनिकिया और होता है, ठीक है। स्पूल लाइक नेल्स जो होते हैं, फटीक होती है सबसे कॉमन कोई होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है। अब हमारे पास स्लैब्स के आएंगे। सीरम आयरन हमारे पास ऑब्वियसली लो आएगा, ठीक है। फेरेटिन भी लो आएगा क्योंकि हमारे पास आयरन बन ही कम रहा है ना, आयरन डिफिशिएंसी हो रही है, तो आयरन बन ही कम रहा है तो स्टोर भी कम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा MCV MCHC सब कम आएगा, ठीक है। TIBC ज़्यादा आएगा, TIBC बेसिकली बाइंडिंग कैपेसिटी। तो जब हमारे पास आयरन सीरम में कम होगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा फ्री साइड्स होंगी ऑन द मॉलिक्यूल्स ने आयरन को बाइंड करके ट्रांसफर करना है, जो कि TIBC होता है, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा बाइंडिंग साइड्स होंगी, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मगर सैचुरेशन कम होगी। परसेंटेज सैचुरेशन इज द अमाउंट ऑफ आयरन दैट्स बाउंड टू क्या कहते हैं द मॉलिक्यूल जिसने उसको ट्रांसफरेंट, ठीक है। ट्रांसफरेंट के साथ जितना आयरन बाउंड होगा ना, उसको कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, और जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी और बाइंड करने की उसको कहते हैं TIBC, ठीक है। तो TIBC ज़्यादा होगा, सैचुरेशन कम होगी क्योंकि कम बाइंड हो रहा है। RTW ज़्यादा हो जाएगा। मेंजर इंडेक्स होता है, ठीक है। मेंजर इंडेक्स इज बेसिकली यूज डिफरेंशिएट बिटवीन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये होता है कि बेसिकली हम MCV को डिवाइड करते हैं RBC काउंट से। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि हमारे पास ये
आईडी में ज़्यादा क्यों होगा? इसलिए क्योंकि हमारे पास आरबीसी काउंट आईडी में ना बहुत ज़्यादा लो हो रहा होता है, ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा लो हो रहा होता है। वो क्यों इतना लो हो रहा होता है? क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली आयरन की डिफिशियंसी और हीम कम बन रही है, हीम कम बन रहा है तो आरबीसी कम बनेंगे, ठीक है, तो आरबीसी कम बनेंगे तो हमारे पास आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो 13 से ज़्यादा, तो मेंशन इंडेक्स जब भी 13 से ज़्यादा होगा तो थिंक आईडी है, और जब भी 13 से कम होगा तो थिंक थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि उसमें बेसिकली आरबीसी ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमसीवी, उसमें एमसीवी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया। उसके अलावा अगर हम पेरिफेरल फिल्म करवाएंगे तो माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया का एनोसाइटोसिस होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन ऑफ प्लमर-विंसन सिंड्रोम है, ठीक है, ये ट्रायड याद रखना है इसमें कि हमारे पास एनीमिया होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एसोफेजियल वेब्स होता है जिसकी वजह से डिस्फेजिया हो रहा होता है, और साथ हमारे पास ग्लोसाइटिस हो रहा था जो कि बीफी रेड टंग के तौर पे प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तीनों लिखे हुए हैं, ग्लोसाइटिस, बेसिकली प्लमर-विंसन सिंड्रोम होगा, क्लोसिस, डिस्फेजिया, और साथ में ग्लोसाइटिस और क्या कहते हैं एनीमिया, ठीक है। साथ में कोयरोनिकिया पीका की हमने बात कर ली है। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा जो आ जाता है, ऐसे ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम आयरन देंगे, आयरन आई थिंक एड्रेसिंग कॉज में होता है, और आयरन फेरस सल्फेट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग का हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही सिट्रोप्लास्टिक के साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया के लिए ना बस ये डायग्राम समझ लो कि ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हीम सिंथेसिस हो रही है ना, ये हीम बनना है, ठीक है, ये पूरा पाथवे हीम सिंथेसिस का जो इस तरह जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्ट होता है ग्लाइसिन सक्सेनाकोलिन से, और ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और ये हमारे पास ALA बन रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली B6 देखो, यहाँ पर विटामिन B6 है और ALAS है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये ALAS कम है या हमारे पास B6 डेफिशिएंट है, दोनों जगह क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर रुक जाएगा और हमारे पास ये यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो यहीं पर हमारे पास स्टॉप हो गया प्रोसेस, तो ये हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जितना भी आयरन बनना था वो हमारा सारा क्या कहते हैं इसके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि वो लीव ही नहीं कर पा रहा। जब ये स्टेप ही नहीं बन रहा तो आयरन बाहर भी नहीं जा पाएगा, जब बाहर भी नहीं जा पाएगा तो यूज़ नहीं हो पाएगा, जब यूज़ नहीं हो पाएगा यहाँ पर तो फिर हमारे पास हीम बनाने के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब यही नहीं हो रहा तो फिर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो फिर आयरन एक्यूमुलेट होता रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ, जबकि हीम ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास अभी हम जब इस पॉइंट पे आके रोक देना, जब ALA सिंथेसिस या फिर हमारे पास B6 की कमी है तो उसको कहते हैं सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। इस स्टेप से अगर आगे चला गया वो साइटोप्लाज्म में आ गया, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जाने से पहले हमारे पास AD डिहाइड्रेटेज या फिर यहाँ पर फेरोशेटेज, ठीक है, तो चलिए फेरोकलेटेज पता नहीं जो भी होता है, इन दोनों जगह पे अगर कहीं पे इन दो एंजाइम्स को करे ना तो फिर वो होगा लेड पॉइजनिंग, ठीक है। तो लेड पॉइजनिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास या तो ALAD या फिर फेरोकेरेटेज को अगर वो इनहिबिट करते हैं तो फिर हमारे पास लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि उसके क्या साइंस होते हैं। बस अब ये समझ लो कि अब ये दोनों प्रोफाइल्स होते हैं, मगर उनको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि हमारे पास एक फर्स्ट स्टेप में जो कि ALAS है, रेट लिमिटिंग स्टेप, साथ B6 है, को फैक्टर, इन दोनों से की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। अगर यहाँ पर डिफिशिएंसी होगी, यहाँ डिफिशिएंसी होगी, मतलब कि सेकंड में या फिर लास्ट स्टेप में, तो फिर हमारे पास लेड पॉइजनिंग होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिट्रोप्लास्टिक की बात करें तो म्यूटेशन इन ALAS जीन होती है मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये हमने देखा है विटामिन B6 को फैक्टर होता है, ठीक है। आयरन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एरिथ्राइट प्रोकर्सस एंड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म हीम इफ प्रोटोफायरिन इज डिफिशिएंट, आयरन रिमेन्स ट्रैप्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमारे पास आयरन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अच्छा अब देखो आयरन यहाँ पर जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ना, तो आयरन हमारे पास बेसिकली पता है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, आई थिंक ब्राउनिश होता है या रेडिश ब्राउन होता है। जब आयरन एक्यूमुलेट होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो एक पॉइंट पे आकर वो सिर्फ यहाँ पर एक रिंग के फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। उस रिंग की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसको कहते हैं सिट्रोप्लास्ट, रिंग सिट्रोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिंग सिट्रोप्लास्ट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब हमारे पास कॉजेज क्या होती है, कंजेंटल ALS में म्यूटेशन हो सकती है या फिर रिवर्सिबल कॉजेज होती है, ठीक है। रिवर्सिबल कॉजेज में आता है अल्कोहलिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। अल्कोहलिज्म की वजह से हमारे पास बहुत कॉमन होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लेड पॉइजनिंग है। लेड पॉइजनिंग हमारे पास इनहिबिट कर रही होती है, जो हमने देखा है अभी ALAD को और फेरोशेटेज को, जिसकी वजह से दोबारा ये हो सकता है विटामिन B6 डिफिशिएंसी है, कहीं रिवर्सिबल विटामिन B6 देंगे तो ठीक हो जाएगा, और कॉपर डिफिशिएंसी है, ठीक है। अब एक्वायर्ड में क्या था, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। नॉट श्योर क्यों होता है, ये बस फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ था और मैंने इसको कोई और देखा नहीं है। तो ये हमारे पास ये कॉजेज हो गए, ठीक है। इसमें से जो याद रखने वाली है वो कंजेनिटल है, ठीक है, और साथ में लेड पॉइजनिंग, विटामिन B6 ये याद रखने वाली है, और एल्कोहलिज्म, ठीक है। एल्कोहलिज्म तो ऑलमोस्ट हर किसी का ही होता है। अच्छा, अब इसमें ना जो लेड पॉइजनिंग वाला है ना, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जो लेड पॉइजनिंग वाला है उसमें हमारे पास ज़्यादा वो चेंज नहीं होते, वैल्यूज़ इतनी चेंज नहीं होती हैं। लेट मी जस्ट एक मिनट मैं खोल के दिखाई देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ था, sorry guys, not prepared for this lesson am I?
अच्छा, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब हमारे पास जो आयरन वाला ना लेड पॉइजनिंग है, देखो इसमें सारा कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा था कि हमारे पास सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में सीरम आयरन तो हाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है आयरन यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फेरेटिन भी हाई हो रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। ट्रांसफेरन लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं, और TIBC नॉर्मल और लो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखना कि हमारे पास क्या कहते हैं लेड पॉइजनिंग में सब नॉर्मल होगा, मगर जो चीज़ क्योंकि उसमें बेसिकली कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है, मगर इसमें हमारे पास क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे आके लिमिट हो गया, तो इसलिए हमारे पास सीरम आयरन और फेरेटिन हाई होंगे, मगर ट्रांसफेरेंट और जो TIBC वो लो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, सीरम आयरन और सीरम आयरन हाई होगा, TIBC कम होगा। एक मिनट, हाउ डज अल्कोहलिज्म कॉज सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, मैं तो ChatGPT से पूछ लेती हूँ, ठीक है। TIBC कम होगा, सैचुरेशन और हाँ एरिथ्रोसाइट प्रोफाइल लेवल ज़्यादा होंगे। ये क्या होता है बेसिकली हमारे पास प्रिकर्सर ऑफ हीम होता है, ठीक है। अगर हमारे पास हीम बन ही नहीं रहा, ठीक है, हीम फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो ये लेवल्स हमारे पास सिर्फ रेस होते जाएंगे, यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएगा RBCs के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं हाँ, अब हमारे पास जो रिंग साइड हम बेसिकली बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं और प्रशन ब्लू स्टेन यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास रिंग साइटोब्लास्ट जाते हैं जो कि बेसिकली आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इस तरह से हमें नजर आते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे तो बेसिकली स्टिपलिंग हो गया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्योंकि माइक्रोसिटिक है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं यही है बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट है पायरोक्सिन B6 जो कि हमारे पास एक्वायर्ड कॉज को ट्रीट कर सकती है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसमें B6 की डिफिशिएंसी हो रही होती है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिंग सिट्रोब्लास्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अल्कोहल इज टॉक्सिक टू माइटोकॉन्ड्रिया जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को कम कर रहा होता है, अच्छा, ठीक है। जो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना, उसमें वो हमारे पास बेसिकली इम्पेयर करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ, अच्छा हाँ, एरेज को बेसिकली इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास पोर्टफाइन 9 लिखा हुआ है, मगर उसको गोला मारा भी हम इतना सोच नहीं सकते। बस ये कहेंगे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टॉक्सिक होता है अल्कोहल, तो इसलिए हमारे पास उसको अफेक्ट करते हैं, सारे एंजाइम्स जो उनको भी अफेक्ट करते हैं, तो हमारे पास अगैन सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया की क्वाइट की सबसे बड़ी कॉज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मोसिटिक करते हैं, तो नॉर्मोसिटिक 80 से 100 ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें दो चीज़ आ जाती हैं, RDW ज़्यादा होना, RDW कम होना। एक बात बस याद रखते हो कि RDW तब ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी कॉज हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कॉज हमारे पास एक्सट्रिंसिक हो सकती है और इंट्रिंसिक हो सकती है, ठीक है। मतलब कि बाहर से कोई चीज़ कर रही है कॉज, बाहर से फैक्टर्स हो रहे हैं, इंट्रिंसिक मतलब कि बॉडी के अंदर ही कोई हो रहा है, ठीक है। RBCs वगैरह में कोई मसला है कुछ ऐसा, ठीक है। पहले इंट्रिंसिक देख लेते हैं। इंट्रिंसिक में मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, हमारे पास RBC है, ठीक है। RBC के अंदर या तो मसला है एंजाइम्स का या फिर इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसमें मसला है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो इसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमेचूरिया आ जाता है, हेरिडिटरी स्फीयरसाइटोसिस आ जाता है, ठीक है। और एंजाइम डिफिशिएंसी में क्या क्या आता है, पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी, G6PD डिफिशिएंसी, ठीक है। इसमें से हम G6PD डिस्कस करेंगे, ये हम दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हीमोग्लोबिनोपैथी, इसमें सिकल सेल डिजीज हमें काफ़ी पता है इसका, इसको हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे। और HPC डिजीज़, ठीक है। ये दोनों हम इतना ही मैंने लिखा इस बारे में, मगर मेरे इस बारे में मतलब ज़रूरत है। सिकल सेल का हमें पता ही है कि किस तरह से होता है उनका, ठीक है। अच्छा, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमेचूरिया का हम देखें ना, तो उसको हम याद रखेंगे PNH, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में PNH ही है, ठीक है। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमेचूरिया में हम इसका याद भी निमोनिक PNH से करेंगे, ठीक है। P से मतलब याद रखना पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। इसमें मतलब कि पूरी तरह से पैनसाइटोपिनिया में सेल लाइंस कम हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ एनीमिया नहीं हो रहा है, पैनसाइटोपिनिया हो रहा है। नेगेटिव कुम्स टेस्ट होगा, ये देखो इसमें जितनी भी हम हेमेलिटिक्स की बात करेंगे ना, हेमेलिटिक एनीमिया की, वो ज़्यादातर हमारे पास कुम्स नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि कुम्स टेस्ट सिर्फ तब पॉजिटिव आता है जब हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन रही थी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द RBCs। तो अगर हमारे पास इम्यून मीडिएटेड होगा तब कुम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो फिर कुम्स टेस्ट नेगेटिव होगा, सॉरी, ठीक है। या फिर हाइबरनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो नाम है नॉक्टर्नल हेमेचूरिया, ठीक है। तो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमेचूरिया मतलब कि रात के वक्त ज़्यादा होता है, ठीक है। तो PNH हाइबरनेशन से एसोसिएटेड है, एट नाइट टाइम ज़्यादा होगा। और हेमेचूरिया, ठीक है, ए से दो याद रखना है, हेमेचूरिया और हाइबरनेशन ये दोनों आर लिंक्ड, क्योंकि हमारे पास हेमेचूरिया इज़ मोर इन द मॉर्निंग, क्योंकि नाइट टाइम पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारे पास डार्क यूरिन होता है इन द अर्ली मॉर्निंग सैम्पल, ठीक है। ये होता है कि वो म्यूटेशन होती है CD55 और 59 में, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। CD55 क्योंकि इसके टेस्ट होते हैं इसी पे डिपेंड करते हैं। 55-59 करवाता है क्या है, बेसिकली हमारे पास लाइसिस ऑफ RBCs को ज़्यादा करवा रहा था बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है बेसिकली। ये अगर हमारे पास RBC है उसके ऊपर CD55 है, तो हमारे पास अगर ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमारे पास ज़्यादा MAC जो है क्या कहते हैं उसको, MAC क्या था, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है उसको ज़्यादा एक्टिवेट करवाता है, अपने पास से लेकर आता है। और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है फिर वो आके अटैक करता है RBC के ऊपर, तो इनका लाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास RBCs का लाइसिस इस तरह से करवा रहा होता है, बिकॉज हमारे पास म्यूटेशन हो CD55-59 में, इसकी वजह से हमारे पास लाइसिस हो रहा होता है। एसोसिएटेड विद वीनस थ्रोम्बोसिस, ऑब्वियसली जब हमारे पास इतना ज़्यादा लाइसिस हो रहा होगा तो हमारे पास उसके थ्रोम्बोटिक स्टेट बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं इसमें ज़्यादा एसोसिएशन जो याद रखनी ना वो बट कैरी सिंड्रोम की, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैरी सिंड्रोम एनीमिया के साथ कौन से एसोसिएटेड होता है याद रखना, वो हमारे पास होगा PNH, ठीक है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमाचूरिया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है एक्यूट ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है और एप्लास्टिक एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ये बातें मेरे ख्याल से यहाँ लिखी हुई भी हैं, ये पता नहीं शायद उसमें थी फर्स्ट एड में। अच्छा देखो हमारे पास ये सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना कि हमारे पास जो म्यूटेशन होता है CD55-59 में होती है, ठीक है। इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस होगा, ठीक है। एपिसोडिकली होता है, उसको प्रोक्सिमल इसलिए कहते हैं, और ज़्यादा हमारे पास नाइट टाइम में होता है, ठीक है। नाइट टाइम में क्यों होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारे पास बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा होता है, इसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास हर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सारे सेल लाइन्स को अफेक्ट करेगा, सिर्फ RBCs को नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली उस पर एक्ट कर रहा होता है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो किसी भी एक्ट कर सकता है, तो किसी भी सेल लाइन पे एक्ट करके पैनसाइटोपिनिया कॉज करवा रहा होगा। मगर इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस क्यों हो रहा नहीं, सबसे बड़ी हिंट ये कि इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिनीमिया और हीमोग्लोबिन्यूरिया हो रहा है। देखिए हीमोग्लोबिन एक तो वैसे भी ज़्यादा हो रहा होगा और साथ हीमोग्लोबिनीमिया भी हो रहा होगा, और साथ हमारे पास हीमोग्लोबिन उसमें यूरिन में ज़्यादा हो रहा होगा, और साथ हमारे पास होता है इन मॉर्निंग, ठीक है। हीमोसिडरिन्यूरिया सीन आफ्टर डेज ऑफ वॉर, कि हीमोसिडरिन बेसिकली जो होता है ना, हीमोसिडरिन दिस बाइंड्स टू HP, ठीक है, बाइंड्स टू HP, और ये हमारे पास रिलीज़ होता है इन यूरिन, ठीक है। मगर ये हमारे पास इट टेक्स टाइम, तो हमारे पास जो इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस होता है ना उसमें ज़्यादातर ये होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन वेसल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, हीमोसिडरिन वेसल के अंदर से जाता है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, फिर वो जाता है किडनीज में, किडनी से जाके वो रिलीज़ होता है इन द यूरिन, उसको कहते हैं हीमोसिडरिन यूरिया, ठीक है। तो सबसे कॉमन याद है हीमोचूरिया ड्यूरिंग द हीमोग्लोबिन यूरिया ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग टाइम ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिनीमिया हो रहा होता है, और साथ में हीमोसिडरिन यूरिया हो रहा होता है, ठीक है। अब सुक्रोज, इसमें हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम लिखते हैं सुक्रोज टेस्ट, ठीक है। याद नहीं जरूरत नहीं कि क्या होता है क्यों होता है, बस याद नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सुक्रोज टेस्ट होते हैं। और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ना उसके लिए हम देखते हैं लैक ऑफ CD55 ऑन ब्लड सेल्स, और एसिडिफाइड सीरम या फ्लो एसिडिफाइड सीरम टेस्ट, या फिर फ्लो साइटोमेट्री। अच्छा CD55 और जो 59 है ना वो हमारे पास प्रोटेक्टिव होते हैं, मगर अगर उनकी एब्सेंस हो, उनकी म्यूटेशन हो कि वो नहीं प्रेजेंट, तो फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होकर ज़्यादा लाइसिस करवाता है, माय बैड, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ डेथ हम बात की थी, थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा करवा रहा था। थ्रोम्बोसिस अगर हेपेटिक पोर्टल या सेरेब्रल वेन्स के होगा तब हो सकता है, ठीक है। हेपेटिक होगा तो बट कैरी सिंड्रोम होगा, ठीक है। और हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है जो हमने बात कर ली अभी, और क्योंकि ज़्यादा इसमें क्यों क्रॉनिक लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन यूरिन हो रहा है, ठीक है। बस में एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जाहिर से पता सारी सेल लाइन से इफेक्ट हो रही है, तो फिर एक पॉइंट पर आके लास्ट सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बट कैरी सिंड्रोम, ये सारे PNH के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट इज इंक्लूसिव होता है, ठीक है। याद रखना फ्लो साइटोमेट्री, लैक ऑफ CD5 CD55, एसिडिफाइड सीरम टेस्ट, ये हमारे पास डायग्नोस्टिक, और स्क्रीनिंग के लिए सुक्रोज टेस्ट, ऐसे स्क्रीनिंग ऐसे सुक्रोज, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमाचूरिया, ठीक है। PNH से अगेन कुछ भी ना याद रहे, याद रखना PNH पैनसाइटोपिनिया, नेगेटिव फ्लूम्स टेस्ट, हाइबरनेशन विद हीमोग्लोबिन यूरिया, बेसिकली ये हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। डार्क यूरिन स्पेशली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और बाकी ना भी याद तो कोई बात मसला नहीं, ठीक है। अच्छा बाकी फिर हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम डिफिशिएंसीज। पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी को मैंने नहीं टच किया, मैंने G6PD डिफिशिएंसी को टच किया, ऑल्दो आई विल सी मैंने यहाँ लिखा हुआ है पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी। बस इतना याद रखना कि हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, पायरुवेट काइनेज डिफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ATP कम हो रहा है। ATP कम होने की वजह से रिजिड RBCs बन रहे होते हैं। रिजिड RBCs बनने के एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा होगा, ठीक है। और हेमोलिटिक एनीमिया इन द न्यूबॉर्न ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा किया नहीं था। और इसमें हमारे पास बर्स्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बस मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास बर्स्ट सेल्स होते हैं और न्यूबॉर्न में होता है, और क्योंकि हमारे पास ये ATP कम होने की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद G6PD डिफिशिएंसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। G6PD डिफिशिएंसी हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास NADPH कम हो रहा होता है, ठीक है। देखो हमारे पास पायरुवेट काइनेज में ATP कम हो रहा था, मगर यहाँ पर हमारे पास NADPH कम हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन रिड्यूस हो रहा है। इसका रिएक्शन मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, हाँ। G6PD डिक्रीज होगा तो NADPH कम होगा, NADPH कम होगा तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन तो ऑक्सीडेटिव इंजरी बाय H2O2 प्रॉक्सीडेज, जिसकी वजह से इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा होगा, ठीक है। ये भी इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस है, और जो हमने पहले पढ़ा ये भी इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी हम बाद में देखेंगे कौन कौन से इंटरवैस्कुलर हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये पूरा रिएक्शन याद रखने की जरूरत है, बस याद रखना है कि हमारे पास क्योंकि G6PD कम हो रहा है तो हमारे पास NADPH कम हो रहा है, क्योंकि NADPH को रिड्यूस ग्लूटाथायोन में हमारे पास कन्वर्ट करता है, क्या कहते हैं, सॉरी हाँ, ग्लूटाथायोन से रिड्यूस ग्लूटाथायोन हमारे पास NADPH होता है, और हमारे पास G6PD चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास G6PD डिफिशिएंसी है तो NADPH कम हो जाएगा, NADPH कम हो जाएगा तो वो ग्लूटाथायोन को ग्लूटाथायोन में रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ग्लूटाथायोन जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉक्सीडेज एंजाइम ज़्यादा बनाएगा, प्रॉक्सीडेज एंजाइम ज़्यादा बनने की वजह से हमारे पास इंजरी होगी टू द ब्लड RBCs और इंटरवैस्कुलर हेमोलिसिस शुरू हो जाएगा।
यूजली एसिम्टोमेटिक होता है, मगर ये सिर्फ तब होता है जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चीज़ें आती हैं, ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास कोई पेन किलर्स ड्रग्स की वजह से, ठीक है, तो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ट्राइमेथोप्रेम, ठीक है, क्विनिडीन। तो याद रखना कि हमारे पास कोई एंटी मलेरियल ड्रग होगी हिस्ट्री, या फिर हमारे पास कोई एस्पिरिन ब्रूफेन की हिस्ट्री होगी, या कोई इन्फेक्शन जैसे वायरल हेपेटाइटिस, निमोनिया, ठीक है। इसके अलावा ये हमने बात कर ली प्रीमेक्विन, क्लोरोक्विन, हमने कहा कि उसमें मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवा बीन्स या सोया प्रोडक्ट्स जो है इसमें होता है, या फिर हमारे पास कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है, ठीक है। तो मैंने इसका G6PD होता है ना, G6PD, तो उसको D6P से आता है, D6P, D से डेप्सोन, ठीक है, डेप्सोन से हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास 6 से याद रखना कि सल्फर ड्रग से हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रीमेक्विन से याद रखना कि हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स की होगी, और साथ में अलग से फेवाबीन्स याद रखना। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने की जरूरत है, डेप्सोन, सल्फर ड्रग्स, प्रीमेक्विन और फेवाबीन्स। और सल्फर ड्रग से साथ ही याद रखना कि आइबुप्रोफेन और जो एस्पिरिन है उसकी वजह से भी हो रहा होता है, ठीक है। मगर बाकी एंटी मलेरियल ड्रग्स याद रखने की ज़रूरत है, और क्या कहते हैं फेवाबीन्स याद रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर वैसे ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाइंस बॉडीज और बाइट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जिस स्वीट डिफिशिएंसी एक वहाँ हाइंस बॉडी और बाइट सेल्स होगा, ठीक है। इसका निमोनिक था यहाँ पर क्या कहते हैं फर्स्ट एड में था, पता नहीं हाइंस कैचअप वाला जो था या अच्छा। इसमें याद रखना हमारे पास स्ट्रेस मेक्स मी ईट बाइट्स ऑफ फेवा बीन्स विद हाइंस केचप। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते नमोनिक, मगर अगर तुम लोगों को पसंद आ रहा है, समझ आ रही तो फिर याद रखना कि स्ट्रेस फैक्टर होगा, ठीक है। कोई स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, मेक्स मी ईट बाइट्स ऑफ फेवा बीन्स अलग एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, विद हाइंस केचप, ठीक है। तो याद रखना कि हाइंस बॉडी बाइट सेल्स विद स्ट्रेसर्स, जो ये स्ट्रेसर्स हमने डिस्कस किए जिसमें फेवा बीन्स मोस्ट कॉमन, ठीक है। और ये G6PD डिफिशिएंसी में होता है। अब इसमें जो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो बैक पेन होता है, ठीक है। बैक पेन और किसी में इतना ज़्यादा नहीं, इसमें किडनी डैमेज की वजह से ज़्यादा बैक पेन हो रहा होता है। हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा होता है, जैसे उसमें भी था, इसमें डार्क टी कलर यूरिन होता है, मगर वो ज़्यादा हमारे पास मॉर्निंग के टाइम पे था, तो वो देंगे ये ऑप्शन। और इसमें हमारे पास क्योंकि इसमें भी इंटरवेस्कुलर हेमोलिसिस और इसमें इंटरवेस्कुलर हेमोलिसिस जरूरत है, ऑब्वियसली जब हमारे पास वो लीक करे जो रिलीज़ करेगा किडनी से एक्सक्रीट होगा, तब हमारे पास डार्क कलर होगा, ठीक है। बैक पेन क्योंकि किडनी डैमेज ज़्यादा हो रहा है, एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, हर साथ में जॉन्डिस हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास बस याद रखना, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ये वैसे वो है पूरा पैथोफिजियोलॉजी ये लिखी हुई है, मगर क्या कहते हैं अगर देखना तो देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हाइंस प्रिपरेशंस, ठीक है, टू स्क्रीन फॉर द डिजीज़। और हमारे पास जो स्पेशल कंफर्म करनी है वो हमारे पास एंजाइम स्टडीज़ कंफर्म करती है, ठीक है। हमें डिफिशिएंसी को देखना है तो डिफिशिएंसी के लिए एंजाइम स्टडीज़ करवाएंगे, मगर अगर हमने स्क्रीन करना है तो हम हाइंस प्रिपरेशंस को देख लेंगे कि हाइंस बॉडी से नहीं बन रही, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट्स में ज़्यादा होता है, बिलिरुबिन ज़्यादा होता है क्योंकि ज़ाहिर हेमोलिसिस हो रहा है, और हेमोग्लोबिन इसमें लेवल्स कम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये सारी वो हैं, ठीक है। LDH लेवल्स भी इसमें हाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्रासेलुलर एंजाइम है, जब हेमोलिसिस होगा तो रिलीज़ होंगे। रेटिकुलोसाइट लेवल ज़्यादा होते हैं, इमेच्योर RBC ज़्यादा बन रहे होते हैं। रेटिकुलोसाइट लेवल्स बेसिकली हाँ, रेटिकुलोसाइट इमेच्योर RBCs होते हैं ना, तो इसमें वो भी ज़्यादा होते हैं, कॉम्सिस नेगेटिव होता है। हेप्टोग्लोबिन लेवल्स कम होते हैं। हेप्टोग्लोबिन बेसिकली हमारे पास तुमने बात की थी कि वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन को, तो हेप्टोग्लोबिन लेवल्स कम होते हैं, यही बात की थी हमने शायद जब ने कहता है। एक मिनट, मैंने इसको क्यों नहीं, हीमोस्टेटिन कुछ और होता है। ओह माय गॉड, कब मैंने जो बात करनी थी ना, हेप्टोग्लोबिन था वो बेसिकली, आई एम सो डम। हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन वेसल्स, जो कि रिलीज़ होता है किडनी से यूरिन में, जिसकी वजह से क्योंकि वो बाइंड कर रहा था हेप्टोग्लोबिन लेवल्स डिक्रीज हो रहे थे इन इंटरवेस्कुलर हेमोलिसिस। आई एम सो डम, सॉरी गाइस। मैं बेसिकली बताती हूँ, ये बात यहाँ लिखी हुई है, देखो। हेमोलिसिस कैन लीड टू इंक्रीज इन LDH, सॉरी नहीं, इंटरवेस्कुलर में देखो हेप्टोग्लोबिन लेवल्स कम हो रहे होते हैं, ठीक है। क्यों कम हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बाइंड कर रहा होता है उसके साथ, और साथ में हीमोस्टेटिन, आई एम नॉट श्योर हीमोस्टेटिन तो उसको नहीं कहते, आयरन को, तो आयरन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा था ना यूरिन के अंदर, तो इसलिए, और साथ में हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा होता है, या oh my god, okay, I'm just proving Mariam's point that I haven't studied for this. Okay, हमारे पास बेसिकली इंटरवेस्कुलर होगा तो हेप्टोग्लोबिन लेवल्स कम हो रहे होंगे, और इसमें हमारे पास हीमोसिटिन यूरिया भी हो रहा होता है। तो इसमें याद रखना कि प्रॉक्सिमल नक्शुन हीमोचूरिया में वैसे तो इंटरवेस्कुलर सब में हीमोसिटिन यूरिया और हेप्टोग्लोबिन लेवल्स कम हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, G6PD हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं रह गया यहाँ पर। हाँ, हेरेडिटरी स्फीयरसाइटोसिस हमने बात कर ली, अच्छा नहीं,
अच्छा ठीक है, हमारे पास मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में एक तो प्रोक्सिमल हो गया और एक हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस था, ठीक है। ऐसे नेम सजेस्ट स्फीरोसाइट्स, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी होता है। इसमें स्फेरिकल स्मॉल राउंड आरबीसीज बनते हैं, मेंबर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होते हैं और राउंड होते हैं। स्फीरोसाइट्स होते हैं, दे डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होता है। नाउ वी हैव स्टेप्ड इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। इसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वो एसोसिएशन विथ पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स, बट कैरी के साथ किसका था? प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमाटूरिया का, ठीक है। और इसमें किसका साथ ज़्यादा है? G6PD में ज़्यादा हमने क्या बात ऐसी थी? हाइंस बॉडीज और बाइट सेल्स, ठीक है। उसमें ज़्यादा हमने क्या एसोसिएशन याद नहीं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होने की वजह से पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स का बहुत इंक्रीज होता है, तो वो ज़्यादातर टाइम में दे देते हैं कि पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास हेप्सिडिन लेवल्स वगैरह डिक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें याद रखनी ना, वो मैंने सुबह भी बताई थी कि हमारे पास बेसिकली ये देखो, ये नॉर्मल आरबीसी का साइज है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि स्मॉल आरबीसी बन रहे होंगे ना, तो हमारे पास स्मॉल आरबीसी बनने की वजह से देखो हीमोग्लोबिन का कॉन्टेंट तो उतना ही है, मगर वो वॉल्यूम कम हो रहा है, सॉरी वो सेम वॉल्यूम है मगर सेल का साइज़ कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारे पास वॉल्यूम उतना ही है मगर साइज़ छोटा हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, तो MCHC लेवल्स इसमें राइज होते हैं, ठीक है। रिमेंबर ये हमारे पास एक ही एनीमिया में मेंशन कि MCHC लेवल्स ज़्यादा होंगे और वो है सॉरी ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा क्योंकि हमारे पास स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो हमारे पास स्प्लीनोमेगली होगी, मगर इसमें सबसे कॉमन जो है हार्वल जॉली बॉडीज़ हैं, बाइट सेल्स और हाइंस बॉडीज़ G6PD डिफिशिएंसी, हार्वल जॉली बॉडीज़ जो हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। बिलिरुबिन पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स का ज़्यादा है और इसमें हमारे पास प्लास्टिक क्राइसिस का ज़्यादा होता है इन पार्वोवायरस P19 इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद हमारे पास MCHC करवाते हैं, जो कि हमारे पास वो आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो क्या होता है। एक चीज़ देख रही थी, बाकी सबका मैंने बता दिया, ये तुम बता दिए। G6PD का भी हो गया है। G6PD का टेस्ट करने बाद फिर कौन सा होता है? उसमें टेस्ट, हाँ, टेस्ट में बात की कि हाइंस प्रिपरेशन होता है और हमारे पास एंजाइम स्टडीज़ होती हैं, और इसमें हमने बात करी कि हमारे पास दो होता है, सुक्रोज टेस्ट होता है और सब दूसरा होता है, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री होता है, और हाँ ठीक है। अच्छा, G6PD में ना हम करवाते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो स्मॉल स्फीयर्स बन रहे होते हैं ना, स्फीरोसाइट्स, उनके हमारे पास वो है ना, क्या कहते हैं, वॉल्स वो इतनी वो नहीं होती हैं, स्टेबल नहीं होती। तो इनको जब हम डालते हैं ना हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जहाँ पर हमारे पास कम वो है, तो हमारे पास वाटर अंदर जाता है, जब अंदर जाता है तो एकदम फट जाते हैं। तो हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब इनको डालते हैं ना, तो हमारे पास ऑस्मोटिक अगर ये फट जाए, सेल्स स्फीरोसाइट्स अगर स्वेल हो जाए, तो हमारे पास नॉर्मली जो होता है RBCs देखो लिखा हुआ है बिकॉज स्फीरोसाइट्स एबनॉर्मल मेम्ब्रेन्स दे कांट स्वेल, ठीक है, क्योंकि एज मेम्ब्रेन्स एबनॉर्मल है, तो हमारे पास स्वेल नहीं होते, तो वो एकदम दे लाइस, ठीक है। मगर हमारे पास अगर नॉर्मल होता है RBC तो वो स्वेल कर जाता है सिर्फ, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, जब हमारे पास वो जाहिर सी बात है वो होगा, लाइसिस होना शुरू हो जाएगा इन ऑस्मोटिक सोल्यूशन, ठीक है, इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट अगर स्पेनेक्टमी, क्योंकि स्प्लीन में जाके हो रही है, और उसमें हम स्पेनेक्टमी करेंगे तो हमारे पास नजर आएगी हार्वल जॉली बॉडीज़, ठीक है, ऐसी ब्लड में भी नज़र आ रही होती हैं। बस इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि स्प्लीनोमेगली हो रही होती है, हार्वल जॉली बॉडीज़ होती हैं, गॉलस्टोन साइज से आता है, प्लास्टिक क्राइसिस तब जब हमारे P19 इन्फेक्शन हो रहा होगा, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाते हैं, MCHC ज़्यादा हो रहा होता है और स्प्लीनेक्टमी करवाते हैं क्योंकि स्प्लीन में ज़्यादा जाके डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक बस छोटा सा ही है, इसमें बात है कि हमारे पास मैग्लोब्लास्टिक और नॉन मैग्लोब्लास्टिक होता है। इसका डिफरेंस क्या होता है नॉन मैग्लोब्लास्टिक का? इसमें बेसिकली अगर हमारे पास लोब्स जो हैं वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लोब्स जो होते हैं, बेसिकली वो मोर देन 5 होंगे तो वो हमारे पास मैग्लोब्लास्टिक होगा, और अगर लेस देन 5 होंगे तो नॉन मैग्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। नॉन मैग्लोब्लास्टिक लेस देन 5 लोब्स मतलब कि नो DNA इम्पेयरमेंट, और मोर देन 5 लोब्स मतलब कि DNA इम्पेयरमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे पास ऐसे मेच्योर नहीं हो पा रहा DNA, तो हमारे पास मोर देन 5 लोब्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के 5 लोब्स से ज़्यादा हैं, मैं पिक्चर में डालना भूल गई हूँ मगर। अच्छा, जो नॉन मैग्लोब्लास्टिक है ना, उसमें बस एक नाम याद रखना है कि डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, ठीक है। ये हमारे पास कंजेनिटल फॉर्म होता है जिसमें हमारे पास प्योर रेड सेल एप्लेसिया हो रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास फैंकोनी एनीमिया से डिफरेंट करना है क्योंकि हमारे पास पैनसाइटोपिनिया प्रोफाइल करते हैं, प्योर सिर्फ रेड ब्लड सेल इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, रैपिड ऑनसेट एनीमिया होता है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इसलिए मैंने ज़्यादा टच नहीं किया क्योंकि ये कहना हमारे पास न्यूनेटल के ज़्यादा है, ठीक है। अगैन इसमें हमारे पास शॉर्ट स्टेचर होगा, इसमें हमारे पास HPF ऑब्वियसली ज़्यादा न्यू बॉर्न में है तो HPF तब इंक्रीज होगा मगर टोटल HP कम हो रहा होगा, ठीक है। इसमें याद रखना कि एक्सट्रीमिटी के ट्राइफरेंशियल थम्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज, ट्राइफरेंशियल थम्स, डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, ठीक है। बाकी क्रॉनिक ओवर यूज़, लिवर डिजीज़, प्रेगनेंसी और ये सारे सिंड्रोम्स जो हैं, ये सारे हमारे पास नॉन मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करवा सकते हैं मैक्रोसिटिक। जो मैग्लोब्लास्टिक है ना, उसमें याद रखना कि हमारे पास विटामिन B12 फोलेट डिफिशिएंसी है। बस इसमें बिफोर वी गो इन एक बात याद रखना कि हमारे पास फोलेट डिफिशिएंसी नो न्यूरोलॉजिकल साइंस, विटामिन B12 डिफिशिएंसी न्यूरोलॉजिकल साइंस पॉजिटिव होंगे। फोलेट डिफिशिएंसी में हमारे पास मेथाइलमेलोनिक एसिड नॉर्मल होगा, और विटामिन B12 डिफिशिएंसी में बस मेथाइलमेलोनिक एसिड ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास सीरम होमोसिस्टीन दोनों में ही ज़्यादा हो रही होगी। तो अगर हमारे पास सीरम होमोसिस्टीन इंक्रीज
ये लैब से पता चल जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे पास मिथाइल मेलानोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल है, तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, फॉलिक डिफिशिएंसी है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दोनों इंक्रीज हैं, सीरम जो है क्या कहते हैं इसे, होमोसिस्टीन, और साथ में हमारे पास ये मेथाइल दोनों इंक्रीज हैं, तो फिर हमारे पास हो जाएगा विटामिन B12 डिफिशिएंसी, ठीक है। तो फोलिक डिफिशिएंसी जो ज़्यादा होती है ना, डाइटरी डिफिशिएंसी की वजह से होती है, क्योंकि इसके स्टोर जो है विद इन 4 to 6 वीक्स खत्म हो जाते हैं, तो हमारे पास क्रॉनिक लीफी वेजिटेबल्स की वजह से होता है, या क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़ की वजह से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो सकता है जोजनम में, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट इन ड्रग्स होते हैं कि ड्रग्स के नाम याद रखना कि फेनेटोइन, ट्राइमेथोप्रिम, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन और अल्कोहल, ये सब हमारे पास एब्जॉर्प्शन को कम करवा रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास ये अगर पेशेंट ये ले रहे हैं तो उसके अंदर फोलिक डिफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके याद रखना है पिम्स में फोलिक डिफिशिएंसी नहीं है, वाले पेशेंट्स आते हैं जिसमें हमारे पास फेनेटोइन, ट्राइमेथोप्रिम, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन। अब देखो सल्फासालाजीन, मेथोट्रेक्सेट हम बताना कि हमारे पास ये रूमेटॉइड में देते हैं, तो इसका तो उतना मसला नहीं होगा, मगर ये ट्राइमेथोप्रिम और फेनेटोइन को बस याद नहीं कि तरीका को सोच लेना, ठीक है। और अल्कोहल अलग से। अच्छा जी, इसमें हमारे पास लैब्स मैक्रोसिटिक आरबीसीज होंगे, हाइपरसिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दोनों में होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आती है मैक्रोब्लास्टी की बात हो रही है, ग्लोसाइटस हो रहा होगा, सीरम फोलेट कम हो रहा होगा, होमोसिस्टीन ज़्यादा और नॉर्मल मिथाइल मेलानोनिक एसिड। मगर B12 डिफिशिएंसी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होती है, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास विटामिन B12 कितना ज़्यादा स्टोर्स होते हैं बॉडी में कि अगर ये हमारे पास कम से कम कोई 3-4 साल भी कम रहा तो कितना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास इसमें टेक्स लिवर की एबिलिटी काफ़ी ईयर्स होते हैं टू डेवलप मैल एब्जॉर्प्शन या उसकी वजह से डिफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास याद रखना है कि हमारे पास जो B12 होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करता है, दैट कम्स फ्रॉम द स्टमक, द पाराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो पाराइटल सेल गैस्ट्रिक सेल्स के इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे जो कि B12 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि इलियम में जाके एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, हमारे पास B12 डिफिशिएंसी इज लेस कॉमन देन फोलेट डिफिशिएंसी, क्योंकि ईयर्स लगते हैं टू डेवलप, क्योंकि हेपेटिक स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर्निशियस एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है पाराइटल सेल्स। पाराइटल सेल्स के बनाए थे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, हमारे पास B12 बाइंड नहीं कर पाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हमारे पास B12 वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इलियम से, ठीक है। अदर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास कोई डैमेज टर्मिनल इलियम को कोई और डैमेज करी, जैसे क्रॉन डिजीज हो गया, या फिर हमारे पास फिश टेप फॉर्म, डाइटरी डिफिशिएंसी रेयर होती है, ठीक है, या फिर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी भी हो सकती है। उसकी कॉजेज यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, पर्निशियस एनीमिया, मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, गैस्ट्रेक्टमी। अगेन हमारे पास गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास रिलीज़ नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो फिर हमारे पास वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंसफिशिएंट इनटेक जो कि वीगन्स होते हैं ज़्यादा में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एनिमल से आता है B12, ठीक है, जबकि लीफी ग्रीन वेजिटेबल से फोलेट आता है, या फिर हमारे पास फिश फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, हेमोसिस्टीन और मिथाइल मेलानोनिक एसिड ज़्यादा हो रहा होगा, मगर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि B12 जो होता है ना वो हमारे पास फैटी एसिड पाथवेज में होता है, जो कि हमारे सिंथेसिस करवा रहा होता है। जब हमारे सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे पास न्यूरो इफेक्ट होंगे, जो कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करवा रहा होगा, ठीक है। इसमें हमारे फोलेट सप्लीमेंटेशन B12 डिफिशिएंसी कैन करेक्ट एनीमिया बट वर्सन्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये बात याद रखना कि हम फोलेट अगर समझ के इसको देते हैं B12 को तो एनीमिया तो ठीक हो जाएगा, मगर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है मजीद वर्सन होना शुरू हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, शेयरिंग टेस्ट से, ठीक है। इफ़ द कॉज इज डाइट, इसमें बेसिकली निकालना ये होता है कि डाइटरी कॉज है या फिर हमारे पास उसकी वो है मेल एब्जॉर्प्शन है। तो शेयरिंग टेस्ट हमारे पास डिटरमिन करते हैं कि डाइटरी है या फिर मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और साथ इसमें डिटेल में लिखी हुई, बस याद रखना कि हमारे पास मैक्रोसिटिक आरबीसीज हाइपरसिगमेंटेड होंगे, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगी, क्योंकि नर्व्स का इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और साथ हमारे पास माइलिनेशन ऑफिस कम हो रही है, मिथाइल मेलानोनिक एसिड ज़्यादा हो रहा होगा, होमोसिस्टीन ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है, और सीरम B12 कम हो रहा होगा, स्पेसिफिक पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, वाइब्रेटरी सेंसेशन कम हो सकती है, ठीक है। बस हाँ, इसमें बस आखिरी बात ये है कि हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिकल सेल के बच्चे को वैसे ही बता देंगे सडन ड्रॉप इन हेमाटोक्रिट, तो हम कहेंगे एप्लास्टिक क्राइसिस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिकल सेल क्राइसिस होता है। सिकल सेल क्राइसिस को भी हम देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है वैसे ये सिकल सेल क्राइसिस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होगा, ठीक है, हमारे पास स्प्लेनिक सेक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है, हेमेटिक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। जब वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होगा ना, उसमें क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली पेनफुल क्राइसिस होगा, उसमें एब्डोमेन, बोन्स, सॉफ्ट जॉइंट्स और ये सॉफ्ट टिश्यूज़ और जॉइंट्स ज़्यादा हमारे पास ये इफेक्ट हो रहे होंगे। होगा क्या इसमें, एक मिनट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास आरबीसी जो होते हैं वो रिजिड फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि आरबीसी इस ब्लड वेसल को स्टिक करते हैं, स्टेसिस करते हैं और हाइपॉक्सिया करवाते हैं। हाइपॉक्सिया की वजह से पेन होती है, इसको हम वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास बेसिकली डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इफेक्ट करेगा। अगर हमारे पास स्वोलन हैंड्स और फिंगर्स हैं तो हमारे पास डेक्टिलाइटिस हो रहा है। अगर हमारे पास श्रंकन फाइब्रोटिक स्प्लीन है तो ऑटोस्प्लेनेक्टमी हो रही है, जिसमें हमारे पास बेसिकली डिफरेंट इंकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इंकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स नाम रखना स्ट्रेप निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीज ऑफ सैल्मोनेला पैराटाइप ऑस्टियोमाइलिटिस हो रहा होता है, और हवल जॉली बॉडीज हो रही होती हैं। हवल जॉली बॉडीज हमारे पास हमने पहले एक जगह पढ़ी हैं, वो यहाँ पर था
हाउ वाली बॉडी मैंने पढ़ी थी हेरिडिटरी स्फीयरसाइटोसिस में, ठीक है। तो हमारे पास सिकल सेल में भी ये हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास स्प्लीन में ये डिफेक्ट हो जाता है ना, उसमें हमारे पास स्प्लीन में हुई थी, यहाँ पे भी हमारे पास स्प्लीन में डिफेक्ट हो रहा है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाता है अगर हमारे पास पल्मोनरी वैस्कुलेचर में जाके इसने ये काम किया, ऑक्लूड कर दिया, तो फिर हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इन्फिल्ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। पेन क्राइसिस होगा, रीनल पेपरी निक्रोसिस होता है, इस वजह से मेच्योरिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो या तो ये हमारे पास इस तरह याद रख लो कि पेशेंट में या तो हमारे पास लंग्स को अफेक्ट करेगा, किडनी को अफेक्ट करेगा, स्प्लीन को, या फिर सबसे जो वियर्ड चीज़ है वो फिंगर्स, ठीक है। ये चार चीज़ हमारे पास वेजोक्लूसिव, मतलब कि इसमें हमारे पास ऑक्लूशन ज़्यादा हो रही होती है। स्प्लीन की अगेन यहाँ पर भी बात होगी, ऑटोस्प्लेनिज्म हो रहा होगा, तो हमारे पास एस निमोनी, स्टेप निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा, एस टाइफी और एनमेंजाइटिस हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इनका रिस्क ज़्यादा हो रहा होगा, सॉरी इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा इन्फेक्शन का, ठीक है। ए प्लास्टिक क्राइसिस हमारे पास याद है ना, पार्वो वायरस P19 की वजह से ज़्यादा हो रहा होता है एनीमिया का। जब पार्वो वायरस P19 को, तो इट कैन लीड टू ए प्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास हीमोलिटिक क्राइसिस हो सकता है कि बेसिकली एकदम से हीमोग्लोबिन लेवल्स बिल्कुल फॉल कर जाए, ठीक है। ये सारी बात हो गई, एकदम सडन ड्रॉप इन हीमाटोक्रिट, तो हमारे पास ए प्लास्टिक क्राइसिस। साइनोसिस ऑफ फिंगर्स, ईयर्स, नोज एंड रीसेंट माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन, ये कोल्ड एग्लूटिनेंस हैं, ठीक है। कोल्ड और इसका ग्लूटिनस की बात कर लेते हैं, हमने एक्सट्रिंसिक की बात नहीं की थी। तो एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस में याद है ना कि हमारे पास ऑटोइम्यून, माइक्रो एंजियोपैथिक, मैक्रो एंजियोपैथिक इन्फेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस में ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में से बस ये याद रखना कि हमारे पास वार्म और कोल्ड आई क्या होते हैं। कोल्ड आई को पर याद रखना कि स्केची की वीडियो में देखा था कि हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया के साथ ये एसोसिएटेड थे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के साथ जैसे हमारे पास वो थे आइस स्केटर्स थे जो कि खेल रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या था, IgM के हमारे पास एग्लूटिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो हो जाता है। तो IgM याद रखना, वार्म याद रखना, ठीक है, सॉरी कोल्ड याद रखना, IgM याद रखना, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली होता है कि जब भी हमारे पास कोल्ड से इसका वो होता है ना, एक्सपोजर होता है किसी भी ठंडे इन्वायरमेंट से, तब हमारे पास ये बनना शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर जो कोल्ड होता है तो पेनफुल ब्लू फिंगर्स एंड टोज होंगे, ठीक है। तो वैसे भी आता है ना कि साइनोसिस जब बहुत ठंड हो जाती है, तो ठंड में वैसे भी हमारे पास वहाँ पर जो है फिंगर्स ब्लू होना शुरू हो जाते हैं या फिर ऐसे होना शुरू, तो याद है ना पेनफुल ब्लू फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया में होता है, CLL में और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में, ठीक है। इसका निमोनिया क्या था, इसका निमोनिया का, अच्छा हाँ, इसमें इसी की तरह के सारे MM थे, ठीक है। IgM है, माइक्रोप्लाज्मा है और मोनोन्यूक्लियोसिस है। तो कोल्ड याद रखना मरी में सारे M वाले, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, IgM और मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। और वार्म से याद रखना कि हमारे पास वार्म वेदर इज़ गुड, तो IgG होता है इसमें, ठीक है। और इसमें हमारे पास SLE और CLL में ज़्यादा होता है, ठीक है। CLL दोनों में लिख लेना, ठीक है। और उसमें हमारे पास SLE और ड्रग्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास याद रखना कि SLE से इसलिए याद रखना कि हमारे पास SLE में आते हैं फेस पे एक रैश सा हो जाता है, तो वो रैश तब भी होता है जब गर्मी होती है, ठीक है। तो गर्मी में मुंह थोड़ा रेड होना शुरू होता है, तो हमने SLE, वार्म, IgG, ठीक है। और हमारे पास कोल्ड, मरी से IgM, माइक्रोप्लाज्मा और मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास बेसिकली नैरोड वेसल्स होती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। जब वहाँ से हमारे पास यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई, यहाँ से अगर RBCs घुसेंगे तो हमारे पास वो डैमेज हो जाएंगे। जब डैमेज हो रहे होंगे तो यहाँ पे शिस्टोसाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो शिस्टोसाइट्स बेसिकली हेलमेट सेल्स कहते हैं, थोड़ी सी डैमेज RBCs को कहते हैं, जो कि स्प्लिट हुए होते हैं, ठीक है। हमारे पास DIC, TTP, HUS, SLE हेल्प सिंड्रोम में हो रहा होता है। ये बस याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। मैक्रो एंजियोपैथिक मतलब माइक्रो मतलब कि बहुत छोटी वेसल से गुजरते हुए, मैक्रो मतलब कि बहुत बड़ी जगह से गुजरते हुए, तो प्रोस्टेटिक हार्ट फेल्स और एयरटिक स्टेनोसिस, या फिर हेमोलिटिक, इसमें भी शिस्टोसाइट्स, इसमें शिस्टोसाइट्स, ठीक है। और हेमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन में ज़्यादा हमारे पास मलेरिया आ जाता है, ठीक है। तो मलेरिया की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्प्लीन ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रही होती है, हाइपरस्प्लेनिज्म हो रहा होता है, ठीक है। तो अगैन यहाँ पर हमारे पास साइनोसिस ऑफ फिंगर्स, ईयर्स एंड नोज प्लस रीसेंट माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन, M माइक्रोप्लाज्मा, कोल्ड एग्लूटिनेंस, IgM मेडिकेटेड। और ये हमारे पास खुद ही सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, इसमें ज़्यादा नहीं काम करते हैं। ज़्यादा हो तो मैक्रोलाइट्स दे सकते हैं, मगर इतना वो नहीं करते हैं क्योंकि मैक्रोलाइट्स हम ज़्यादा निमोनिया के लिए दे रहे होते हैं। इसमें हम वी जस्ट लेट इट बी, खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। मगर अगर सडन ऑनसेट आफ्टर PCN, सेफ सल्फाज, राइफेम्पिसिन या कैंसर, तब हमने सोचना है कि ये हमारे पास वार्म एग्लूटिनेंस है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन एंड स्प्लीन है, IgG बन रहा है। हमने कहा था कि वार्म वेदर इज़ गुड, तो IgG होगा और इसमें स्टीरॉइड्स देते हैं फर्स्ट एंड देन स्प्लेनेक्टमी, क्योंकि हमने इसमें फॉरन काम करना होता है, ठीक है। और इसकी एक और वजह भी शायद हाँ बस ये लिखा था, कोल्ड अवॉइडेंस और रिटुक्सिमाब दे सकते हैं, ठीक है। और वार्म आई हैव स्टीरॉइड्स, रिटुक्सिमाब, स्प्लेनेक्टमी अगर रिफ्रैक्टरी है, ठीक है। और बाकी हमने देख लिया। अच्छा जी, उसके बाद स्प्लीनोमेगली है, FH पॉजिटिव है, बिलीरुबिन गॉलस्टोन्स, बस मुझे नहीं पता FH क्या है वैसे, मगर बिलीरुबिन गॉलस्टोन्स की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ हमने कहा था हेरिडिटरी स्फीयरसाइटोसिस, ठीक है। और हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगी, स्प्लेनेक्टमी। डार्क यूरिन इन द AM, प्रोक्सिस हेमेचुरिया, ठीक है। सडन ऑनसेट फीवर बीन्स, G6PD,